ये हम लोगों का 20वां क्लास है और इसमें हम लोग शुरू करेंगे हिमानी अपर्दन चक्र से। हिमानी अपर्दन चक्र ये क्या होता है कि जैसे जितने भी अपर्दन चक्र हम लोगों ने देखे, उसी तरह हिमानी अपर्दन चक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है भली भांति से नहीं किया जा चुका है। बशर्ते इतनी है कि हिमनद द्वारा जो अपर्दन किया जाता है वह सागर तल से प्रभावित नहीं होता है। इसके बावजूद हिम अपर्दित क्षेत्रों को देखने से ज्ञात होता है कि हिमनद अपर्दन कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरा है। जैसे कि हमने दूसरे भी अपर्दन चक्र में देखा था कि उसकी तरुणावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है, तो हिमनद अपर्दन में भी जो है तरुणावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है। तो उसी के अंतर्गत रख के जो है हम लोग सभी चीजों को देखेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं अन्य अपर्दन चक्रों की तरह हिमानी अपर्दन चक्र का सिद्धांत या हिमानी अपर्दन चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन भली भांति नहीं किया जा सका है। हिमनद द्वारा होने वाला अपर्दन सागर तल से प्रभावित नहीं होता है। सागर तल से प्रभावित नहीं होता है। इसके बावजूद हिम अपर्दित क्षेत्रों को देखने से ज्ञात होता है कि हिमनद अपर्दन कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है। कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है तथा इसकी व्याख्या भी तरुणावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसी अवस्थाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक, तो अन्य अपर्दन चक्रों की तरह हिमानी अपर्दन चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन भली भांति नहीं किया जा सका है। हिमनद द्वारा होने वाला अपर्दन सागर तल से प्रभावित नहीं होता है। इसके बावजूद हिम अपर्दित क्षेत्रों को देखने से ज्ञात होता है कि हिम अपर्दन कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है और इसकी व्याख्या भी तरुणावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसी अवस्थाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं तरुणावस्था को। इसको यूथ स्टेज। इस अवस्था में शर्क, अरेट, हॉर्न आदि निर्मित होते हैं। मुख्य हिमानी की अनेक सहायक हिमानियां होती है, किंतु इस अवस्था में लटकती घाटी का निर्माण नहीं होता है।
तो हिमानी अपरदन चक्र के तरुणावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में सर्क, अरेट, हॉर्न आदि निर्मित होते हैं। मुख्य हिमानी की अनेक सहायक हिमानियां होती है क्योंकि इसमें तीव्रता होता है, और इसी वजह से जो है इस अवस्था में लटकती घाटी का निर्माण नहीं होता है। दूसरा जो है वो पौधावस्था, उसको हम लोग मैच्योर स्टेज कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लटकती घाटी, नूनाटक, पेडनास्टर झील ये सारे निर्मित हो गए, और इसके हॉर्न जो है थोड़े नुकीले हो जाते हैं। तो इस अवस्था में लटकती घाटी, नूनाटक, हिम सोपान, पेटरनास्टर झील आदि निर्मित होते हैं, तथा हॉर्न अत्यधिक नुकीले हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद विरहदावस्था, ओल्ड स्टेज। इसमें क्या होता है कि ऊंचे पर्वतीय भाग घिसकर नीचे हो जाते हैं। ऊंचे पर्वतीय भाग घिसकर नीचे होने लगते हैं तथा गड्ढे भरकर समतल की तरह हो जाएगा। तो गड्ढे भरकर समतल रूप ग्रहण करते हैं। पर्वत श्रेणियां कटकर तीक्ष्ण हो जाती है या तीक्ष्ण कटक में परिवर्तित हो जाती है। हिमोड कई रूपों में निक्षेपित होते हैं। टील का निक्षेप होने से समतल मैदान बनते हैं। इस अवस्था में हिमनद पिघलकर पीछे हटने लगता है। ठीक, तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि ऊंचे पर्वतीय भाग घिसकर नीचे होने लगते हैं, गड्ढे भरकर समतल रूप ग्रहण करते हैं, पर्वत श्रेणियां कटकर तीक्ष्ण कटक में परिवर्तित हो जाती है, हिमोड कई रूपों में निक्षेपित होते हैं, टील का निक्षेप होने से समतल मैदान बनते हैं। इस अवस्था में हिमनद पिघलकर पीछे हटने लगता है। ठीक, तो ये जो है हिमानी अपरदन चक्र की 3 अवस्था थी, तरुणावस्था, युवावस्था, तरुणावस्था जिसको युवावस्था का, उसके बाद पौधावस्था, उसके बाद विरहदावस्था। इसके बाद हम लोग जो है परिहिमानी भू आकृति देखते हैं। पेरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, और इससे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि परिहिमानी प्रक्रम क्या है। ठीक, इसको हम लोग आगे देखेंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं परिहिमानी प्रक्रम क्या है। ठीक, तो परिहिमानी जलवायु जो है उसको कहते हैं जहां पर हिमपात होता है। ठीक है, लेकिन जो हिम क्षेत्र है या हिमानी है उसका निर्माण नहीं होता है वहां पर। ठीक है, वहां पे जो हिमानी का नजदीक का भाग होता है उसका धरातल जम जाता है, उसमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है।
तो वहां पर जो है परिहिमानी पर्यावरण पाया जाता है। ठीक, तो हिमानी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, उसके नजदीक का क्षेत्र, उसे ही परिहिमानी मंडल या परिहिमानी पर्यावरण कहा जाता है। और ऐसा क्षेत्र जिसका जो तापमान है वर्ष भर हिमांक के नीचे रहता है, वह क्षेत्र हिमीकृत अवस्था में चला जाता है, तो उसे जो है परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और परिहिमानी क्षेत्र में जो है अपक्षय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें जैसे कि तुषार अपक्षय हो गया, मृदा सर्पण हो गया, इस तरह की चीजें होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं परिहिमानी जलवायु। उसे कहते हैं जहां हिमपात तो होता है, किंतु हिम क्षेत्र व हिमानी का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक, हिमानी समीपी भाग जहां धरातल जम जाता है, परंतु उसमें गति नहीं होती है। वहां भी परिहिमानी पर्यावरण पाया जाता है। वर्तमान में परिहिमानी का तात्पर्य उस मंडल से होता है जो कि भूत या वर्तमान में हिमानी के चारों ओर समीपी क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जिनका तापक्रम वर्ष भर हिमांक के नीचे रहता है, तथा वह क्षेत्र हिमीकृत अवस्था में प्राप्त होता है, परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। ठीक, परिहिमानी जलवायु उसे कहते हैं जहां हिमपात तो होता है, किंतु हिम क्षेत्र व हिमानी का निर्माण नहीं हो पाता है। हिमानी समीपी भाग जहां धरातल जम जाता है, परंतु उसमें गति नहीं होती है। यहाँ पे ना हिमानी के समीपी भाग, हिमानी के समीपी भाग जहां धरातल जम जाता है परंतु उसमें गति नहीं होती है, वहां भी परिहिमानी पर्यावरण पाया जाता है। वर्तमान में परिहिमानी का तात्पर्य उस मंडल से होता है जो कि भूत या वर्तमान में हिमानी के चारों ओर समीपी क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जिनका तापक्रम वर्ष भर हिमांक के नीचे रहता है, वह क्षेत्र हिमीकृत अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक, परिहिमानी क्षेत्र में अपक्षय का सर्वाधिक महत्व होता है, जिससे संबंधित प्रमुख प्रक्रम निम्नलिखित हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं तुषार अपक्षय को पहले। ठीक,
परिहिमानी क्षेत्रों में तुषार अपक्षय अर्थात हिमीकरण हिमदर्पण सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रम माना जाता है। तुषार अपक्षय के लिए कजली फ्रैक्शन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। होता है ठीक। दूसरा जो है मृदा सर्पण। मृदा सर्पण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल मिश्रित मिट्टियों का समूह या मिश्रित मलबा ढाल, ठीक है, मिश्रित मलबा ढाल के नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन गति करता है। इसे कजली फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक। मृदा सर्पण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल मिश्रित मिट्टियों का समूह या मिश्रित मलबा ढाल के नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन गति करता है। ठीक। एक होता है निवेशन। अस्थायी हिमखंड के अंतर्गत या अस्थायी हिमखंड के अपरदन कार्य के लिए निवेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं जलीय प्रक्रम को। परिहिमानी क्षेत्रों में सरिताएं शामिल होती है। वसंत काल में ताप वृद्धि के कारण हिम पिघलने से सरिताएं उत्पन्न होती है। तथा सरिताएं अपघर्षण और मलबा परिवहन करती है। यहाँ पवन का कार्य अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक होता है। ठीक। जो ये पवन का कार्य है इसको हम लोग पवन प्रक्रम भी कह सकते हैं। ठीक। तो जलीय प्रक्रम में क्या होता है कि हिमानी क्षेत्रों में सरिताएं शामिल होती है बसंत काल में, मतलब कम समय के लिए होती है, और बसंत काल में जब ताप वृद्धि होता है तो हिम पिघलने लगता है, उससे
छोटी छोटी सरिताएं उत्पन्न होती है और सरिताएं अपघर्षण और मलबा परिवहन करती है क्योंकि उसमें तीव्रता होती है जल की। तो यहाँ पर पवन का कार्य भी जो है अपरदनात्मक और निश्चलनात्मक होता है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं तरुणावस्था को। परिहिमानी जलवायु के साथ चक्र प्रारंभ होता है। प्रारंभ में कजली फ्रैक्शन तुषार अपक्षय। तो प्रारंभ में कजली फ्रैक्शन अधिक सक्रिय होता है। पेडिमेंट की ही तरह यहाँ पर क्रायोप्लेनेशन लघु सतह का निर्माण होता है। इसके ऊपर से मलबा कजली फ्रैक्शन द्वारा स्थानांतरित होता है। कजली फ्लैक्शन, ठीक है, यानी मृदा सर्पण। यहाँ पे ना फ्लैक्शन करना, दोनों में इस यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे फ्लैक्शन होगा। तो इसके ऊपर मलबा कजली फ्लैक्शन यानी मृदा सर्पण द्वारा स्थानांतरित होता रहता है। तो जलीय प्रक्रम क्या था कि हिमानी क्षेत्र में सरिताएं सामयिक होती है। बसंत काल में ताप वृद्धि के कारण हिम पिघलने से सरिताएं उत्पन्न होती है तथा सरिताएं अपघर्षण और मलबा परिवहन करती है। यहाँ पर पवन का कार्य अपरदनात्मक और निश्चितात्मक होता है। तो इसके अंतर्गत जो तरुणा अवस्था आती है उसमें परिहिमानी जलवायु के साथ चक्र प्रारंभ होता है। प्रारंभ में कजली फ्रैक्शन यानी तुषार अपक्षय अधिक सक्रिय होता है। पेडिमेंट की ही तरह यहाँ पर क्रायोप्लेनेशन यानी लघु सतह का निर्माण होता है और इसके ऊपर से मलबा कजली फ्लैक्शन यानी मृदा सर्पण द्वारा स्थानांतरित होता है। इसकी जो पौधावस्था है उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो तुषार जनित ढालों में समानांतर निवर्तन के कारण जल विभाजक नष्ट होने लगता है तथा क्रायोप्लेन का विस्तार होता रहता है। इसी तरह जो वृद्धावस्था है इसमें क्या होता है कि कजली फ्रैक्शन तथा काजली फ्लैक्शन के कारण यानी तुषार अपक्षय और मृदा सर्पण के कारण पहाड़ियां पूर्णतः नष्ट हो जाती है, पूर्णतः नष्ट हो जाती है। पवन के प्रभाव में जगह जगह पर लोएस तथा बालुका स्तूप बनते हैं। ये सब जो आकृति है पहले हम लोग देख चुके हैं। तो लोएस तथा बालुका स्तूप बनते हैं। अंततः मंद ढाल वाले क्रायोप्लेनेशन सतह का निर्माण होता है।
तो ये जलीय प्रक्रम था, यानी कि परिहिमानी क्षेत्र में सरिताएं सामयिक होती है। वसंत काल में ताप वृद्धि के कारण हिम पिघलने से सरिता उत्पन्न होती है तथा सरिता अपघर्षण और मलबा परिवहन करती है। यह पवन का कार्य अपरदनात्मक और निश्चितमात्मक होता है। इसके अंतर्गत जो तरुणावस्था होती है उसमें परिहिमानी जलवायु के साथ चक्र प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में कजली फ्रैक्शन यानी तुषार अपक्षय अधिक सक्रिय होता है। पेडिमेंट की तरह यहाँ पर क्रायोपेलिनेशन यानी लघु सतह का निर्माण होता है और इसके ऊपर से मलबा कजली फ्लेक्शन यानी मृदा सर्पण द्वारा स्थानांतरित होता रहता है। फिर इसके अंतर्गत जो पौधा अवस्था आती है उसमें तुषार जनित ढालों में समांतर निवर्तन के कारण जल विभाजक नष्ट होने लगते हैं और क्रायोप्लेन का विस्तार होता रहता है। और फिर इसकी जो वृद्धावस्था आती है उसमें कजली फ्रैक्शन और कजली फ्लेक्शन के कारण यानी कि तुषार अपक्षय और मृदा सर्पण के कारण पहाड़ियां पूर्णतः नष्ट हो जाती है। पवन के प्रभाव में जगह जगह पर लोयस या बालू का स्तूप बनते हैं और अंततः मंड ढाल वाले क्रायोप्लेनेशन सतह का निर्माण होता है। तो इसमें जो पवन के प्रभाव से जगह जगह पर लोयस बालू का स्तूप बनते हैं, इसलिए जो है इसमें पवन का कार्य जो अपरदनात्मक और निश्चितात्मक होता है यानी पवन प्रक्रम भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह हम लोग देते हैं तटीय भू आकृति, भू आकारिकी, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। देखो, जो सागर की तरंग होती है या जो सुनामी होता है वो तटीय भू आकृति को जन्म देती है, यानी कि उसकी वजह से वहां पर भूपृष्ठ पर जो है कई तरह के आकारिकी का निर्माण होता है। और सागरीय तरंग जो है वो 5 प्रकार के तटवर्ती भूमि का अपरदन करती है, उसी का जिक्र हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसको लिखते हैं सागरीय तरंगे, सुनामी आदि, तटीय भू आकारिकी को जन्म देती है। सागरीय तरंगे निम्नलिखित 5 प्रकार से तटवर्ती भूमि का अपरदन करती है। ठीक, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं अपघर्षण को हम लोग लेते हैं। वही सब चीजें हैं, कंकर पत्थर, बालू आदि से युक्त लहरें तट पर निरंतर प्रहार करती रहती है। ठीक है, कंकर पत्थर बालू आदि से युक्त लहरें तट पर निरंतर प्रहार कर अपरदन करती है। किनारों के अतिरिक्त इनके द्वारा तली पर भी अपरदन होता है। ठीक, यह अपघर्षण के अधीन होता है। जो तरंगे होती है उसमें कंकर पत्थर भी होते हैं, तो वो तरंग के साथ जो है आगे आती है और उससे जो है अपरदन होता है, उसी को अपघर्षण कहा जाता है। दूसरा जो है यानी अपघर्षण के अंतर्गत जो है कंकर पत्थर बालू आदि से युक्त लहरें तट पर निरंतर प्रहार कर अपरदन करती है। किनारों के अतिरिक्त इनके द्वारा तली पर भी अपरदन होता है। दूसरा जो है संचारण, और इसको हमने एक नाम और दिया था, गुलन क्रिया। इसमें क्या होता है कि चूना पत्थर जो मतलब जल में घुल सके वो सब जो है निकल जाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि शैलों वाले तटीय भाग में तरंगों का घुलनकार सर्वाधिक महत्व
उत्पन्न होता है। ठीक, इसी तरह जो है इसमें भी सन्नी घर्षण आएगा, यानी आपस में जो टकराता है वो। इसमें क्या होता है कि अधः प्रवाह तथा तरंगिकाओं के साथ तट से अपरदित पदार्थ समुद्र में पहुंचते हैं तथा आपस में टकराकर इसमें प्रवाहित कंकर पत्थर टूटकर महीन हो जाते हैं। ठीक, इसे ही सन्नी घर्षण कहा जाता है। यानी अधा प्रवाह और तरंगिकाओं के साथ तट से अवर्धित पदार्थ समुद्र में पहुंचते हैं तथा आपस में टकराकर इसमें प्रवाहित कंकर पत्थर टूटकर महीन हो जाते हैं। इसके अलावा जल गति क्रिया, इन सबको जो है हम लोगों ने विस्तार से देखा था, बशर्ते यहाँ पे जो है उसके थोड़े अलग तरीके से होता है, लेकिन क्रियाएं वही होती है सबकी। जब जल तरंगे तट से टकराती है तब जल के प्रहार से होने वाला अपरदन जल गति क्रिया कहलाता है। ठीक, जब जल तरंगे तट से टकराती है तब जल के प्रहार से होने वाला अपरदन जल गति क्रिया कहलाती है। एक जलीय दाब क्रिया, इसमें क्या होता है कि तटों की चट्टानों से टकराने वाला जल चट्टानों पर उच्च दबाव आरोपित करता है। यदि तट की चट्टानें संधि व भ्रंश युक्त, या फिर इसको रंध्र भी कह सकते हैं, रंध्र युक्त है, तब ये जल के दबाव से टूटने लगती है। ठीक, तो तटों की चट्टान से टकराने वाला जल चट्टानों पर उच्च दबाव आरोपित करता है। यदि तट की चट्टानें संधि या भ्रंश या रंध्र युक्त है तब ये जल के दबाव से टूटने लगती है। इसी को जलीय दबाव क्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये तटीय भूआकृति था। इसके बाद हम लोग जो है सागरीय परिवहन देखते हैं। महासागरीय तरंगों द्वारा मलबे का परिवहन कभी स्थल की ओर होता है, कभी सागर की ओर, कभी यह तट के समांतर भी होता है, समानांतर। होता है तो कभी गहरे खुले सागर की ओर। ठीक, महासागरीय तरंगों द्वारा मलबे का परिवहन कभी स्थल की ओर होता है, कभी सागर की ओर होता है, कभी यह तट के समानांतर होता है तो कभी गहरे खुले समुद्र की ओर होता है।
पदार्थों का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित दो रूपों के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित दो रूपों में होता है। जैसे कि एक अपतटीय वाह होता है, अपतटीय वाह, ऑफशोर ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है कि तट पर लहरों के सीधे प्रवाह से पदार्थ समुद्र में दूर तक परिवहन होता है। एक तट पर लहरों के सीधे प्रभाव से पदार्थ समुद्र में दूर तक परिवहन होता है। दूसरा जो है बेलांचली वाह होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि बेलांचली धाराएं वारिक पदार्थों को बहाती है। अधः प्रवाह रेत मृत्तिका वो कीचड़ को अपने साथ ले जाता है। ठीक, अपतटीय वाह क्या होता है कि तट पर लहरों के सीधे प्रभाव से पदार्थ समुद्र में दूर तक परिवहन करते हैं, और बेलांचली वाह में बेलांचली धाराएं बारीक पदार्थों को बहाती है। अधः प्रवाह रेत मृत्तिका और कीचड़ को अपने साथ ले जाती है। जैसे कि मान लेते ये तट है, इसको नीचे बनाते हैं, जगह नहीं है। ये जैसे कि धाराएं आ रही है तो ये यहाँ पर टकराएगी, तो एक धाराएं जो है इधर की ओर चली जाएगी, एक धारा जो है इधर की ओर चली जाएगी टकरा के, और कुछ जो है रिटर्न भी होगा। ठीक, जो रिटर्न होगा उसको अधः प्रवाह कहा जाता है, यानी कि तट से टकरा कर वापस। ठीक, और ये जो इधर जा रहा है इसको वेलांचली धारा कहा जाता है, वेलांचली धारा। ठीक है, ये भी वेलांचली धारा है, ये तट के समानांतर बहती है। ठीक है, और इधर जो है समुद्र है ये। ठीक, इसमें क्या हुआ कि जैसे कि ये धारा आया, ठीक है, ये समुद्र तट से टकराया, ठीक है, और ये समुद्र से टकराया और ये टकरा के वापस भी आएगा, जिस वो वापस आएगा उसको अधः प्रवाह कहते हैं, जो तट से टकरा के वापस आ रहा है। जो तट के समानांतर जा रहा है उसको बेलांचली धारा कहते हैं। ये समुद्र है। ठीक, इसी तरह जो है हम लोग देखते हैं सागरीय निक्षेपण को। तो तटीय भागों में अपरदित पदार्थ समुद्र में कर्म से निक्षेपित होते हैं। सबसे नीचे भारी शिलाखंड, फिर छोटे बड़े पदार्थ और उसके ऊपर बालू मिट्टी का स्तर पाया जाता है। ठीक,
तटीय भागों में अपरदित पदार्थ समुद्र में क्रम से निक्षेपित होते हैं। सबसे नीचे भारी शिलाखंड, फिर छोटे बड़े पदार्थ और उसके ऊपर बालू मिट्टी का स्तर पाया जाता है। इसी तरह जो है अपरदनात्मक स्थलाकृतियां देखते हैं हम लोग। इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे सागरीय बिरगु को। कहीं कहीं पे ये तटीय बिरगु भी लिखा रहता है, सी क्लिफ। ये कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई चट्टान है, समंदर जो है यहाँ पर अपर्दन किया है, ठीक है, तो इसको खांच कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बिरगु कहा जाता है, यानी क्लिफ कहा जाता है, ठीक। ये समंदर है। इस तरह की आकृति जो है देखने को मिलती है और इसको चट्टान मान लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको सागरीय बिरगु कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, तटीय मैदान में ढलुआ तट पर महासागरीय तरंगे प्रहार कर चट्टानों को काटती हैं, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, जिससे तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे बिरगु यानी कि क्लीफ कहते हैं। ठीक, तटीय मैदान में ढलुआ तट पर महासागरीय तरंगे प्रहार कर चट्टानों को काटती है, जिससे तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे बिरगु कहते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्लिफ के आधार पर तरंग स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है, जिससे यहाँ गहरे भाग खांच का निर्माण होता है। ठीक, ये वाला खांच क्लिफ के आधार पर तरंगे स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है, जिससे यहाँ पर गहरे भाग खांच का निर्माण होता है। इस खांच के कारण क्लिफ का शीर्ष भाग सागर की ओर लटका रहता है। क्लिफ का ऊपरी लटकता शीर्ष भाग नीचे से सहारा न मिलने के कारण टूटकर गिरता रहता है, जिससे क्लिफ निरंतर स्थल की ओर खिसकता रहता है।
ठीक। क्लिफ के आधार पर तरंगे स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है, जिससे यहाँ पर गहरे भाग खांच का निर्माण होता है। इस खांच के कारण क्लिफ का शीर्ष भाग सागर की ओर लटका रहता है। क्लिफ का ऊपरी भाग लटकता शीर्ष भाग नीचे से सहारा न मिलने के कारण टूटकर गिरता रहता है, जिससे क्लिफ निरंतर स्थल की ओर खिसकता रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, क्लिफ के आधार पर तरंगे जो है स्थल की ओर अधिक कटाव कर दिया, जिससे यहाँ पर जो है खांच का निर्माण हुआ है और ये सबसे गहरा भाग होता है। और ये खांच के कारण ही क्लिफ का जो शीर्ष भाग है वो सागर की ओर, जो ये वाला भाग है ये सागर की ओर जो है लटका हुआ रहता है। और धीरे धीरे ये खांच अगर अधिक विस्तार हो जाता है तो इसका आधार पे जो है इसको सहारा नहीं मिलता है, जिस वजह से ये टूटकर गिर जाता है। और कभी कभी होता यह है कि ये खांच जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये क्लिफ का जो शीर्ष भाग है यानी ये उभरा हुआ भाग, ये भी जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थल की ओर घिसक रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो है धीरे धीरे कटाव की क्रिया से जो है पानी प्रवेश करते रहती है, तो इस वजह से देखने में ऐसा लगता है कि ये निरंतर स्थल की ओर घिसकता रहता है। तो इसी को जो है सागरीय बिरगु कहा जाता है। ठीक। तटीय मैदान में ढलुआ तट पर महासागरीय तरंगे प्रहार कर चट्टानों को काटती है, जिससे तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे बिरगु कहते हैं। क्लिफ के आधार पर तरंगे स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है, जिससे यहाँ पर गहरे खांच का निर्माण होता है और इस खांच के कारण क्लिफ का शीर्ष भाग सागर की ओर लटका रहता है। क्लिफ का ऊपरी भाग या ऊपरी लटकता शीर्ष भाग नीचे से सहारा न मिलने के कारण टूटकर गिर जाता है, जिससे क्लिफ निरंतर स्थल की ओर खिसकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक। इसी तरह दूसरा हम लोग देखते हैं सागरीय कंदरा, और इसमें जो है बहुत सारे आकृति बनते हैं, तो इससे संबंधित भू आकृतियां। ठीक। तो तटीय शैलों में संधियों के विकसित होने पर वायु के झोंकों के साथ सागरीय तरंगे उनमें प्रवेश कर जाती है। विभेदी शैल संरचना होने से कोमल शैलों का शीघ्र अपरदन होता है। इससे निर्मित छिद्र तटीय शैलों में संधियों के विकसित होने पर वायु के झोंके के साथ सागरीय तरंगे उसमें प्रवेश कर जाती है। विभेदी शैल संरचना होने से कोमल शैलों का शीघ्र अपरदन होता है, इससे छिद्र का निर्माण होता है। ठीक। इससे छिद्र ये निर्मित होता है। धीरे धीरे अपरदन द्वारा इस छिद्र का विकास और विस्तार होता है तथा कंदरा निर्मित होता है। जलीय दाब के कारण जब कंदरा की छत का कुछ भाग टूटकर गिर जाता है, तब सक्रिय व छोटी खारी का निर्माण होता है, जिसे जियो कहते हैं। ठीक। समुद्र के भीतर शैल के
आर पार छिद्र बनने पर कालांतर में विशाल द्वार का निर्माण होता है। जिसे मेहराव कहते हैं। ठीक, इस मेहराव की छत टूट जाने पर या टूट जाने से इसकी दीवार एक स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती है। जिसे स्टैक या एस्केरी कहते हैं। ठीक, तो सागरीय कंदरा और उससे संबंधित भू आकृतियां क्या है कि तटीय शैल में संधियों के विकसित होने पर वायु के झोंकों के साथ सागरीय तरंगें उसमें प्रवेश कर जाती है। जो विभेदी शैल होते हैं जिसमें भ्रंश वगैरह होता है या चटकन वगैरह सब, तो विभेदी शैल संरचना सागरीय तरंगें उसमें प्रवेश कर जाती है। विभेदी शैल संरचना होने से कोमल शैलों का शीघ्र अपर्दन होता है। इससे छिद्र का निर्माण होता है। धीरे धीरे अपर्दन द्वारा इस छिद्र का विकास और विस्तार होता है, जिससे कंदरा का निर्माण हो जाता है। और जलीय दाब के कारण जब कंदरा की छत का कुछ भाग टूटकर गिर जाता है, तब सक्रिय व छोटी खाड़ी का निर्माण होता है, जिसे जियो कहा जाता है। समुद्र के भीतर शैल के आर पार छिद्र बनने पर कालांतर में विशाल द्वार का निर्माण होता है, जिसे मेहराव कहते हैं। और इस मेहराव का छत टूट जाने से इसकी दीवार एक स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती है, जिसे स्टैंग या एस्केरी कहते हैं। जैसे कि इसकी आकृति हम लोग बना के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कुछ चट्टान इस तरह से है, ये स्टैग हो जाएगा, ये जो है मेहराव हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको स्टैग कहेंगे, और ये आपने देखा था पहले भी, इसको मेहराव कहा जाता है। ठीक है, कंदरा किस तरह से होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई चट्टान है। ठीक, ये कोई चट्टान है, तो इसमें जैसे छिद्र हुआ और वही उसी का विस्तार हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे अपर्दन द्वारा इस छिद्र का विकास और विस्तार होता है, जिससे कंदरा का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग जो है कंदरा कह सकते हैं। ये छिद्र था पहले, इसी का विकास हो गया। ठीक है, तो ये कंदरा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंदरा है, ये पूरा चट्टान रहेगा इस तरह से। ठीक, इसी तरह एक वात छिद्र भी होता है, उसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। ठीक, इसको हम लोग वात छिद्र कहेंगे। ठीक, तो तटीय शैल में संधियों के विकसित होने पर वायु को झोंके के साथ सागरीय तरंगे उसमें प्रवेश कर जाती है। और विभेदी शैल संरचना होने से कोमल शैल का शीघ्र अपर्दन होता है, जिससे छिद्र का निर्माण होता है। फिर वही छिद्र जो है अपर्दन द्वारा उसका विकास और विस्तार हो जाता है, उससे कंदरा का निर्माण होता है, जैसे इसमें दिख रहा है। और जलीय दाब के कारण जब कंदरा की छत का कुछ भाग टूटकर गिर जाता है, तब सक्रिय व छोटी खाड़ी का निर्माण होता है, जिसे जियो कहा जाता है। समुद्र के भीतर शैल के आर पार छिद्र बनने पर कालांतर में विशाल द्वार का निर्माण होता है, जिसे मेहराव कहते हैं। और इस मेहराव की छत टूट जाने से इसकी दीवार एक स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती है, जिसे स्टैक या एस्केरी कहा जाता है। जैसे इसमें इसी टूट गया है, तो इस वजह से इसको ऐसा कहा जाता है। इसी तरह इसका नंबर हो जाएगा तीसरा। एक लघु निवेशिका होती है, कैप।
इसमें क्या होता है कि जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर और कोमल चट्टानों का विस्तार होता है, तब तरंग का जल कठोर चट्टान की संधियों में प्रवेश कर चट्टान के अंदर तक पहुंच जाता है। भीतर प्रविष्ट जल कोमल चट्टानों को काटकर अंदर खोखला क्षेत्र निर्मित करता है। इस प्रकार कोमल चट्टान वाले भाग में अंडाकार कटाव तथा उससे निर्मित आकृति को लघु निवेशिका कहते हैं या लघु खारी कहते हैं। ठीक, तो जब लघु निवेशिका क्या है कि जब तट के समांतर क्रमशः कठोर और कोमल चट्टानों का विस्तार होता है, तब तरंग का जल, ठीक, जब तट के समांतर क्रमशः कठोर और कोमल चट्टानों का विस्तार होता है, तब तरंग का जल कठोर चट्टान की संधियों में प्रवेश कर चट्टान के अंदर तक पहुंच जाता है। भीतर प्रविष्ट जल कोमल चट्टानों को काटकर अंदर खोखला क्षेत्र निर्मित करती है और इस प्रकार कोमल चट्टान वाले भाग में अंडाकार कटाव या उससे निर्मित आकृति को लघु निवेशिका या लघु खारी कहते हैं। जैसे कि इसकी आकृति किस तरह से हो सकती है, तो जैसे मान लेते हैं इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, एक सागर वाला पार्ट रहेगा और एक स्थल वाला। तो ये मान लेते हैं सागर है, ठीक है, और ये स्थल है, ठीक है। तो तट के समांतर होना चाहिए, तो सागर के समांतर जो है ये वाला भाग है, इसमें जल बनाना पड़ेगा। ये चट्टान के अंदर प्रवेश कर इसको खोखला कर दी है। ये सागर है, ठीक, और ये जो है स्थल है। और ये जो है चट्टान वाला भाग है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब तट के समांतर क्रमशः कठोर और कोमल चट्टानों का विस्तार होता है, तब तरंग का जल कठोर चट्टान की संधियों में प्रवेश कर जाता है और चट्टान के अंदर तक पहुंच जाता है। भीतर प्रविष्ट जल कोमल चट्टान को काट के अंदर खोखला करती है, जिस तरह से इस आकृति में दिख रहा है, इसको खोखला कर दिए और
अंदर जो है खोखला क्षेत्र निर्मित होता है। तो इस प्रकार कोमल चट्टान वाले भाग में अंडाकार कटाव या उससे निर्मित आकृति का निर्माण होता है। इसी को लघु निवेशिका कहा जाता है। इसी को लघु निवेशिका कहा जाता है। इसको लघु खाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक, ये समुद्र है। और ये स्थल भाग है। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निक्षेप जनित आकृतियां क्या क्या है, जैसे पुलीन वगैरह सब देखेंगे। ठीक, स्थल आकृतियां, पुलीन हो गया, कष्ट पुलीन हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।